एडोलसेंस फ्यूचर ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रेटेड कल्चर एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसमें हम क्या बताएंगे कि एडोलसेंस के को उनका जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है वो किस तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्यूचर ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन वो इमेज है जो इंडिविजुअल का होता है अपने फ्यूचर के बारे में, एज कॉन्शियसली रिप्रेजेंटेड एंड सेल्फ रिपोर्टेड। वो उसको अपना खुद पता होता है और वो कॉन्शियसली उसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी होती है, यानी कि हमारा पर्सनल सब्जेक्टिव लाइफ स्टोरी, जिसमें हमारी लाइफ डोमेन्स हैं, इंडिविजुअल्स के इम्पोर्टेंट डीम्स हैं, जिसने एक किसी की ज़िंदगी को कोई मीनिंग दिया है, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर ओरिएंटेशन। ये इम्पोर्टेंट होता है इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए, उसको सेल्फ डेफिनेशन देने के लिए। तो इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है लेपर्सन्स ने और बंद्यूरा ने कुछ थ्योरीज दी हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ कि डोंट वेट फॉर द फ्यूचर एंड फाइंड इट, वेयर देयर इज केयर देयर इज फ्यूचर, यू नेवर एक्चुअली ओन अ पिक फिलिप अ स्विस मेड वॉच, यू मेयरली लुक आफ्टर इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, किस तरह हम अपने फ्यूचर को प्रिटेंड करते हैं, उसे सोचते हैं कि किस तरह का वो होगा, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड क्या है। फ्यूचर ओरिएंटेशन एक पर्सन का मॉडल ऑफ द फ्यूचर है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। ये हमें ग्राउंड्स देता है जिससे हम गोल्स को बनाते हैं, हम प्लान करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कमिटमेंट्स बनाते हैं। पर्सन की जो डेवलपमेंटल कोर्स है उसको गाइड करती है ये चीज़ें। तो फ्यूचर ओरिएंटेशन की एक स्पेशल इंपॉर्टेंस होती है फॉर इंडिविजुअल्स जो कि डेवलपमेंटल और ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट है अर्ली साइकोलॉजिकल एनालिसिस, कंटेम्प्रेरी कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन कैन बी ट्रैक्ड बाय अर्ली वर्क ऑफ 3 साइकोलॉजिस्ट। 3 साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया, एक था फ्रैंक, एक था इसरेली एंड तीसरा था लेविन। इन्होंने एनालाइज किया, एनालिसिस एड्रेस्ड द conceptualization of future orientation as well as its motivational and developmental functions। 3 इश्यूज को इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एड्रेस किया। पहला था फ्यूचर ओरिएंटेशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉसिबल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द फ्यूचर। कौन से इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं और कौन से अभी से जनरेट हो रहे हैं। और फ्यूचर ओरिएंटेशन इज डोमेन स्पेसिफिक and individuals construct their image of future by relating of different domains से relate करके हम अपना future जो है उसे construct करते हैं। and the content यानी कि theme उन domains का may be personal और social, realistic और ideal, reality based और fantastic। फ्यूचर ओरिएंटेशन की पावर है वो बिल्कुल इस तरह की है कि वो डायरेक्ट करती है और रेगुलेट करती है हमारा जो प्रेजेंट बिहेवियर है उसको। अब फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो ये था, उसका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन मार्क्स, यानी कि वो ह्यूमन करियर की बात करता था, जिसमें उसने 2 चीज़ों की बात की थी, एक तो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना और दूसरा फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसीडर करना। इसने ह्यूमन कैरियर का कॉन्सेप्ट दिया था फ्रैंक ने। और ल्यूविन ने कहा था डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय एन इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ टाइम अहेड, कितना टाइम आगे उतना मिलेगा, स्पेशली नोटेड ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, आज बात करते हैं इसराइली की, तो जिसने एक्सपेरिमेंट किया था बहुत से डिफरेंट मेथड्स को लेकर ताकि फ्यूचर इवेंट्स को एस्टिमेट किया जा सके, जैसे कि एग्जांपल दी डाइवोर्स रेट को एस्टिमेट करने के लिए। टू हिप्नोटिक इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर also included were the subjective importance of future relative to the past and present, judgment of future, criticism of the past and future autobiography। adolescents जो different nationalities और ethnicities share करते हैं, उनमें 3 लाइफ डोमेन्स होती हैं, फ्यूचर लाइफ डोमेन्स होती हैं, एजुकेशन, कैरियर और फैमिली। इन एडिशन एडोलसेंट्स जो हैं उनमें एक टेम्पोरल डोमेन भी होती है जिसमें रिफ्लेक्टिंग कंसर्न्स विद द सेल्फ टू बी हैप्पी। ग्रुप डिफरेंसेस भी होते हैं इसमें, रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर डोमेन एज वेल। अब बंद्यूरा ने गोल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, उसने कहा था गोल्स डू नॉट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट सेल्फ इन्फ्लुएंसेस दैट गवर्न मोटिवेशन एंड एक्शन, जनरल गोल्स आर टू इनडेफिनेट एंड नो कमिटिंग टू सर्व एज गाइड्स एंड इंसेंटिव्स। वो गोल्स जो हैं कभी भी ऑटोमेटिकली हमें एक्टिवेट नहीं करते हैं या हमें मोटिवेशन की तरफ नहीं लेकर जाते, मगर जो जनरल गोल्स होते हैं वो इतने इंडेफिनेट होते हैं कि वो इतने कमिटिंग भी नहीं होते और ना ही वो हमें गाइड करते हैं, ना ही कोई इंसेंटिव देते हैं।
एक बात की गई है प्रोस्पेक्टिव लाइफ कोर्स की, जो कि टास्क ओरिएंटेड और सेल्फ गाइडिंग होता है, और एग्जिस्ट यानी कि सेल्फ कंसर्न, जो कि नॉन स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस, मूड्स और इमोशंस को कंसर्न करता है, इसमें सेल्फ गाइडिंग नहीं होती। ठीक है। उसके बाद इस्राइली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने इस्राइली ज्यूइश और जो अरब ड्रूज एडोलसेंट्स हैं उन पर किया, उनको फ्यूचर ओरिएंटेशन को रिलेट करना। इसका डाटा उसने कलेक्ट किया तो उसे पता चला कि जो लाइफ प्रोस्पेक्टिव लाइफ कोर्स डोमेन्स हैं उसमें वो कम जो है वो लोअर हैं और एग्जिस्ट डोमेन्स में ज़्यादा हैं। उसके बाद यही थोड़ा बढ़ता गया, ग्रो होता गया। ठीक है। तो इस्राइली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था फ्यूचर ओरिएंटेशन का, उसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह फॉर्म में कि जो कॉग्निटिव मोटिवेशनल प्रिंसिपल है कंसर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन टास्क डिफ़िकल्टी। कॉग्निटिव मोटिवेशनल प्रिंसिपल जो है वो बताता है हमें रिलेशन, टास्क कितना डिफ़िकल्ट है और कितनी एफर्ट उसको दी गई। अप्लाई टू द फ्यूचर ओरिएंटेशन ये सजेस्ट करता है कि एडोलसेंट्स जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर टू एक्सटेंट दे परसीव आउटकम्स एज कंटीजेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट। मतलब इतना वो इन्वेस्ट नहीं करते जितना अपनी इन्वेस्टमेंट से वो आउटकम निकाल लेते हैं। ठीक है। अभी एक जो है वो नेशनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट है, या एक नेशन के हिसाब से, कि कुछ एडोलसेंट्स को इतनी कूल मतलब जैसे उन्हें इतनी इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो अपने फ्यूचर को बिल्डअप कर सके, उसके बारे में सोच सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, मगर कुछ को इतना ओपन हैंड नहीं दिया जाता। उसके बाद एक सेकंड रिसर्च की गई तो जिसमें पता चला कि जो जिस डाटा कलेक्ट किया गया डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से, तो प्रोस्पेक्टिव लाइफ कोर्स जो है वो पॉजिटिवली था और एग्जिट डोमेन्स नेगेटिव थे, रिलेटेड टू सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लो लॉन्लीनेस और इंटीमेसी। थस जो प्रोस्पेक्टिव लाइफ कोर्स डोमेन है वो सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट ऑफ टास्क ओरिएंटेशन ही शेयर नहीं करता, बल्कि वो रिलेट करता है सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ इमोशनल हेल्थ को भी रिलेट करता है, और जो हमारा टास्क ओरिएंटेशन है उससे भी रिलेट करता है। जैसे हम समझते हैं कि हर एरिया ऑफ स्टडी में डिफरेंट डोमेन्स आती हैं, अब उसकी क्लासिफिकेशन इतनी इनफ नहीं होती, तो आपको उसकी नैरोनेस का, उसकी अप्रोच का पता होना चाहिए कि उसकी अप्रोच कहाँ तक जा सकती है। मोटिवेशनल कंपोनेंट की बात करें तो उसमें 4 वेरिएबल्स आते हैं। एक वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव लाइफ डोमेन, एक्सपेक्टेंस यानी कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ मटेरियलाइजिंग प्लान्स, एट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बिलीव्स यानी कि एबिलिटी और एफर्ट रिगार्डिंग मटेरियलाइजेशन ऑफ प्लान्स, पॉजिटिव इफेक्ट टुवर्ड डोमेन रिलेटेड इशू। कॉग्निटिव कंपोनेंट में कंसिस्ट ऑफ डोमेन रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ होप एंड फियर, और behavioral component consists of 2 variables, exploration of future options by seeking advice, gathering information, और there, ठीक है, और universal contextual consideration। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेशन जैसे कि बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन होता है अदर वैल्यू ओरिएंटेशन की, ये भी एक आउटकम है यूनिवर्सल और कल्चरल स्पेसिफिक प्रोसेसेस का। इसकी जो यूनिवर्सैलिटी है वो 3 अजम्पशंस को अंडरलाइन करती है, जो कि स्ट्रॉडबैक्स और क्लॉन्कल ने दी थी। सेमिनल एनालिसिस ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन। सबसे पहली है, ह्यूमंस के पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सलूशन जो है वो भी एक लिमिटेड रेंज में होता है। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑफ ऑल सॉल्यूशंस वो प्रेजेंट होते हैं इन ऑल सोसाइटीज एट ऑल टाइम्स, मगर डिफरेंटली प्रेफर किए जाते हैं। सिंस के जो सोसाइटीज़ हैं वो शेयर करती हैं continuity and for the welfare of future generation, future oriented thinking facilitated by humans, abstract thinking, ये यूनिवर्सल है। कियान प्रोवर्ब था कि ट्रीट द अर्थ वेल, इट वॉज नॉट गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, इट वॉज लोन्ड टू यू बाय योर चिल्ड्रन। कि अपनी अर्थ को अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि वो आपको आपके माँ बाप ने नहीं दी है, ये सिर्फ आपको एक लोन के तौर पे दिया गया है बाय योर चिल्ड्रन। इज बट वन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग को इस तरह सोचा जाता है। ह्यूमन ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इन देयर प्रेफरेंस ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और प्रेजेंट एनालिसिस।
कि किस तरह वो अपने मेंबर्स और अपनी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको परमिट करते हैं, और एडोलसेंट्स एंड ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, individuals in particular to independently chart their future and use it to guide their behavior। कुछ सोसाइटीज़ में ये कहा जाता है कि वो कर सकते हैं, मगर कुछ सोसाइटीज़ में इसकी परमिशन नहीं होती। जब एडोलसेंट्स जो हैं वो अपने फ्यूचर की ओरिएंटेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो वेस्टर्न एडोलसेंट्स हैं वो इंजॉय करते हैं डिफरेंट मतलब मल्टीपल सोर्सेज जो उन्हें सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी फ्यूचर ओरिएंटेशन को डेवलप करें। सोसाइटल कल्चरल लेवल जब हाई होता है तो इट इज सेक्शन बाय द हाई वैल्यू वेस्टर्न कल्चर्स हैव फॉर autonomy and for future and made concrete by pertinent information and availability of role model provided by media and by immediate settings जैसे कि फैमिली, पीयर या स्कूल है। इम्पोर्टेंस इन सिस्टम्स की रेगुलरिटी की for development outcomes has been recently described in terms of three mechanisms: redundancy, elaboration and chaining। इन sources की availability होना और regularity होना जो for western adolescents underscores the difficulty encountered by adolescents from majority of the world, जिनकी society में एक gradual cultural change आता रहता है। कुछ conditions में social change अंडर कंडीशंस ऑफ सोशल चेंज एडोलसेंट्स जो हैं वो स्ट्राइव करते हैं फॉर मोर वेस्टर्न एडल्टहुड देन अकॉर्डेड बाय देयर सोसाइटी। मतलब वो चाहते हैं कि उनको वो वेस्टर्न कल्चर मिल जाए। इसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती हैं, जैसे कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्रेटन होती है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिविजुअल एडोलसेंट्स जो मल्टीपल सोर्स सपोर्ट है जो डेवलपमेंट रेगुलरिटी के लिए वो मिसिंग हो जाती है। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल सिस्टम जो कि एक कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन। ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने एक मॉडल दिया था इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे कि हमने पहले अभी कल ही पढ़ा था माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम। ये 4 कंसेंट्रिक इकोलॉजिकल सब सिस्टम्स दिए थे। इनकी इंपॉर्टेंस को ड्रॉ करने के लिए फ्रॉम टर्निंग द इन्वायरमेंट फ्रॉम बैकग्राउंड टू फिगर and emphasizing the significance of digital settings such as parents, workplace or friends or families to child development। ब्रैनफोर्ड ब्रैनर ने डिस्क्राइब किया था माइक्रो सिस्टम एज कि वो पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़, रोल्स या इंटरपर्सनल रिलेशंस जो कि एक्सपीरियंस होते हैं बाय द डेवलपिंग पर्सन इन अ गिवन सेटिंग विद पर्टिकुलर फिजिकल एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि फैमिलीज, क्लासरूम्स, पीयर ग्रुप्स, चिल्ड्रंस, एडोलसेंट्स, मीटिंग प्लेसेस, चर्चेज, क्लब्स हैं। तो ये सारे माइक्रो सिस्टम्स हैं। बाय बीइंग एरिनास फॉर एकेडमिक, सोशल और कल्चरल लर्निंग, माइक्रो सिस्टम्स जो हैं वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं सोशल कैपिटल। सोशल सेटिंग facilitate certain actions of individuals who are within the structure, making possible the achievement of certain ends। और सेकंड सिस्टम था मीजो सिस्टम जो कि लिंक करता है डेवलपिंग पर्सन्स माइक्रो सिस्टम्स को। रिलेशन अमंग फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप और एनी अदर ऑफ देम आर द चाइल्ड्स मीजो सिस्टम। गिवन दैट मीजो सिस्टम्स में रिलेशन होता है, कंसिस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स and may function to facilitate development. They too provide the child with social capital. Exosystems relevance to child's behavior. From the basic fact कि इंडिविजुअल जो है वो माइक्रो सिस्टम शेयर कर रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है इन अदर माइक्रो सिस्टम्स, तो इलिस्ट्रेट करने के लिए पेरेंट्स और एडोलसेंट्स जो हैं शेयर करते हैं फैमिली का माइक्रो सिस्टम, मगर जो पेरेंट्स की वर्क प्लेस होती है इन द पेरेंट्स बट नॉट द एडोलसेंट्स माइक्रो सिस्टम। एक और एग्जांपल है फैमिली मेम्बर्स, families of members of adolescents peer group। तो exosystem is a microsystem that includes one or more members of one of the child's microsystem। microsystem क्या जो है ना that in exosystem क्या होता है? microsystem एक या एक से ज़्यादा members जो कि child microsystem में आते हैं, जैसे कि parents, siblings, friends और teachers हैं, to the extent that it provides its members social capital। और चौथा है मैक्रो सिस्टम जो कि सोशल और कल्चरल कंसिस्टेंसी जैसे कि वैल्यूज, नॉर्म्स और कस्टम से रिलेट करता है, यानी कि ब्लू प्रिंट्स फॉर माइक्रो सिस्टम्स एंड मीजो सिस्टम्स। तो मतलब हुआ कि जो माइक्रो सिस्टम है और जो एक्सो सिस्टम है वो सोशल सेटिंग्स हैं, मीजो सिस्टम रिलेशन है बिटवीन द सेटिंग्स, और जो मैक्रो सिस्टम है वो सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं फ्रॉम वैल्यूज एंड आइडियोलॉजीज
that regulates the micro, meso and exo systems. फाइनली जो क्रोनो सिस्टम है वो रिलेट करता है कम्युलेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड इन रिलेशन टू द प्रोसेसेस एंड इवेंट्स अकरिंग इन हर और हिज सेटिंग एज वेल एज द हिस्टोरिकल पीरियड इन विच द डेवलपमेंट अंडर एग्जामिनेशन टेक्स प्लेस. रिसर्च की गई तो उनसे पता चलता है कि जो सबसे पहली बात ये पता चलती है कि जो पेरेंट्स के रिसोर्सेज हैं यानी उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के इंडिकेटर्स हैं उनकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है एडोलसेंट्स पर. ठीक है. और बाकी जो दो चैनल्स हैं विच फैमिलीज वर फाउंड टू अफेक्ट एडोलसेंट्स फ्यूचर ओरिएंटेशन, तो उसमें आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग एंड पेरेंटल बिलीव्स. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन इन टू वेज. Directly by providing autonomy, that as discussed earlier is a necessary condition for constructing an instrumental image of future orientation, and indirectly by prompting emotional health reflected in having sufficient psychological resources for simultaneously attending to present affairs and orienting themselves to the future. या तो डायरेक्टली उन्हें ऑटोनॉमी दे देना या उन्हें फुल हक दे देना या फिर इनडायरेक्टली उनकी इमोशनल हेल्थ को प्रॉम्प्ट करना रिफ्लेक्टिंग इन हैविंग सफिशिएंट साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज कि अटेंड किया जाए उनके प्रेजेंट अफेयर्स को और ओरिएंट देमसेल्व्स टू द फ्यूचर. और जितना भी डाटा है एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इसराइली ज्यूइश एडोलसेंट्स ये शो करता है कि जो पेरेंटल अथॉरिटेटिवनेस है वो अफेक्ट करती है मोटिवेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन ओनली इनडायरेक्टली वेयर सेल्फ इस्टीम जो कि एक इमोशनल हेल्थ का इंडिकेटर है. सेकेंड चैनल है पेरेंटल बिलीफ. While developmental psychology research has been focusing on parents, idea of children and parenting in general beliefs parents have regarding their child are as pertinent. बोथ जो पेरेंट्स हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने चिल्ड्रंस को बताते हैं. ठीक है. और both guide parental practices and expectations parents communicate to their children. और similar effect होता है उसका भी motivational component of adolescent future orientation. इसमें भी जो डाटा कलेक्ट किया गया था उसने ये शो किया जो पेरेंटल बिलीफ है जैसे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटल स्टाइल है इसका भी एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है मोटिवेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन पर सिर्फ एक डोमेन में जो कि है मिलिट्री सर्विस. ये फाइंडिंग्स शो कोरिलेशन शो करती हैं. रिस्पॉन्ड were only 1 year from their military service and hence it was in their immediate future more than higher education, career, marriage and family. और second point है developmental meaning of universal conspiration for Israeli youth. उसके बाद एक सेकंड स्टडी कंडक्ट की गई जो कि अरब गर्ल्स में की गई जिसमें रिलेशनशिप देखना था पेरेंटल बिलीफ और फ्यूचर ओरिएंटेशन में. तो ये 11th ग्रेड की अरब गर्ल्स थी जिनका दो पर्सपेक्टिव डोमेन्स पर फोकस किया गया था, एक तो एजुकेशन और दूसरा मैरिज. एनालिसिस ने ये शो किया दैट फादर्स परसीव्ड बिलीव्स प्रॉम्प्टेड टू ट्रेजेक्टरीज. जो फादर की परसीव्ड बिलीव्स हैं उसमें दो ट्रेजेक्टरीज आती हैं. एक तो ये कि ट्रेडिशनल trajectory है early commitment to marriage which in turn reduce the value expectance of higher education and was indirectly associated with lower academic achievement. क्योंकि अब उनकी शादी करनी है जी एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है तो उनकी शादी करनी है तो उन्हें अब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट थोड़ी लोअर हो जाएगी. सेकंड जो है वो है प्रोग्रेसिव ट्रेजेक्टरी इन विच द ट्रेडिशनल एंड द प्रोग्रेसिव वर बोथ रिप्रेजेंटेड जिसमें ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव दोनों रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ये पॉजिटिवली लिंक होता है विद फादर्स बिलीव रिगार्डिंग एजुकेशन एंड गर्ल्स एकेडमिक अचीवमेंट वेयर मैरिज एंड हायर एजुकेशन एक्सपेक्टेंस यानी कि उनके प्लान्स बनाना. जो क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे कि किस तरह पेरेंट्स अफेक्ट करते हैं फ्यूचर ओरिएंटेशन को, उसका आंसर ये हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन मल्टीपल वेज में अफेक्ट करते हैं. पेरेंटिंग स्टाइल और पेरेंटल बिलीफ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन के लिए. ये भी क्लियर है दैट दिस आंसर इज टेंटेटिव एंड पार्शियल. टू एडवांस अवर नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेशन ये फाइंडिंग्स को रेप्लिकेट और एडिशनल रिसर्च डायरेक्शंस को भी देखना चाहिए. उसके बाद है एन इको कल्चरल एंड इंटरपर्सनल रिलेशन अप्रोच टू डेवलपमेंट ओवर लाइफ स्पैन. सबसे पहली बात ये कि ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो बर्थ से उसकी डेथ तक स्टार्ट रहती है. लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इसलिए चाहिए है. सेकेंड एजम्पशन ये कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो डिफरेंट
कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है और कल्चर ही उसे अफेक्ट करता है। कल्चर और ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं, इसीलिए कल्चर इन इंक्लूसिव लाइफ स्पैन व्यू को देखा गया of human development. Such a view is still not common in developmental psychology. Historically human की जो development है वो infancy और childhood से होती रहती है, assuming the further development is not very interesting. जो ज़्यादातर personality characteristics है जैसे कि intelligence, social competence है वो fully develop होता है young adulthood में without undergoing significant changes. अगर हम रिफाइंड एम्पिरिकल स्टडीज़ देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो ऑब्वियस हो जाती है दैट इंडिविजुअल बिहेवियर कैन सिग्निफिकेंटली चेंज अंटिल वेरी ओल्ड एज। तो इम्पॉर्टेंट इशू क्या है मॉडर्न डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का कि स्टडी किया जाए स्टेबिलिटीज़ एंड चेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर लाइफ स्पैन। तो एक एक्सप्लेनेशन है चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर ओवर लाइफ स्पैन फोकसेज ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। Another approach to developmental change focuses on changing social roles throughout the course of one's lifespan. कि हमारा जो लाइफ स्पैन ह्यूमन के बिहेवियर में किस तरह चेंज आता है जब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर फोकस किया जाए और कैसे चेंज आता है जब सोशल रोल्स पर फोकस किया जाए। thereby studying एज रिलेटेड नॉर्म्स एंड डेवलपमेंटल टास्क। ये दोनों पर्सपेक्टिव काफ़ी नैरो हैं and they ignore the role of individual person who actively construct his or her development. और ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो है दोनों कॉन्सेप्ट्स ये हमारा जो इंडिविजुअल रोल है उसे बिल्कुल भी शो नहीं करती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में जो मेजर रोल है वो उसी का है जिसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इन पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडर होना चाहिए। The neglect of culture in present developmental research is amazing, since even a historical perspective on change of development task in one society, United States, clearly demonstrate significant differences among various cohorts. इसके बाद आती है theoretical approach on development in culture. विलियम वॉर्न जो कि फाउंडर है मॉडर्न साइकोलॉजी का, उसने एक्सटेंसिवली इलेबोरेट किया था कल्चर इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ऑल्सो एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी अर्ली एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो कल्चर है, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं और जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इनका रिलेशन होता है। इन हिज क्लासिकल एथनोग्राफिक स्टडी analyzed observational data on the Andaman Islanders from about 1907. इन्होंने स्टडी किया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आफ्टर द टाइम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज ब्लूमिंग। जो फेमस था वो कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल था, इमर्ज्ड पार्शली इनिशिएटेड बाय फ्रेंच बॉस। इसको फर्दरली एडवांस किया गया मार्गरेट मेड और रुथ बेंडिस ने। इन दोनों ने सर्च किया पैटर्न्स ऑफ कल्चर और उनका रिलेशन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। जब डिक्लाइन हो जाता है, कल्चर पर्सनालिटी स्कूल का डिक्लाइन हुआ तो हेलोजिस्टिक होल वर्ल्ड अप्रोच को फॉलो किया गया। इट वाज अज्यूम दैट कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट पर अफेक्ट करती है। जैसे कि एग्रीकल्चर वाली चीज़ें हैं तो एग्रीकल्चर में और हंटिंग में और फिशिंग कल्चर में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चिल्ड्रंस जो हैं वो कंप्लायंस, नर्चरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेस सेल्फ रिलायंस और इनिशिएटिव लर्न करते हैं। ऑथर बेस देयर कंक्लूजन्स ऑन द एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम 100 सोसाइटीज़, जहाँ पर होलिस्टिक अप्रोचेस को यूज़ किया गया। और उस टाइम भी अब नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट था और नेचर नर्चर की ही प्रॉब्लम थी। तो जो मेजर प्रॉब्लम थी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की वो एजम्पशंस रिलेशन था बिटवीन कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंटल आउटकम, यानी कि सोशलाइज कंडीशंस और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड के बिहेवियर को। सोशियो इकोनॉमिक था इको कल्चर मॉडल जो कि सुपर और हार्कनेस ने दिया। वो एज्यूम करते हैं कि जो कॉजल रिलेशन है कॉन्टेक्स्ट का और पर्सन का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सजेस्ट करता है कि जो चाइल्ड है वो ग्रो करता है इन अ डेवलपमेंटल नाइच विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव चाइल्ड रेयरिंग थ्योरीज, caretaker psychology, parental ethno theories and parents culture belief system. तो following the reason of why Gotsky ने development is understood here कि guided participation in cultural activity, कल्चरल एक्टिविटी में गाइडेड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इको कल्चरल मॉडल और जो डेवलपमेंटल नाइच मॉडल था उन्होंने
स्ट्रेंथन भी किया और वीकनेस भी हुई, विच लेट अस एज्यूम कि एक इंटीग्रेटिव मॉडल भी चाहिए होगा। तो इंटीग्रेशन में भी पॉसिबल व्हेन टेकिंग इनटू अकाउंट कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स सच एज सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन, फैमिली सिस्टम, specific for meaning for the relevant caretakers and children। नेचर इम्पॉर्टेंट है या नर्चर इम्पॉर्टेंट है, इसको देखने के लिए भी काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई इन्फेंसी और बिफोर बर्थ। टिपिकली जो बिहेवियर जेनेटिक रिसर्च थी उसमें प्रोसेस देखे गए, इंटरेक्शन प्रोसेस देखे गए मदर और उनके इन्फेंट में ओवर टाइम, जिसमें हमने मेजर किया जेनेटिक फैक्टर, टेम्परामेंट और वेरियस पर्सनालिटी वेरिएबल्स को। इस रिसर्च ऑन ट्विन्स एज compared to adopted children have demonstrated that empirical evidence does not show simple unidirectional influences of environment on developmental outcomes। एक कॉन्सेप्ट दिया है कि शेयर्ड मीनिंग सिस्टम, जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन को अलाउ किया जाता है कि वो इंटरनलाइज करे कुछ कल्चरल वैल्यूज़ ताकि वो अडेप्टिव कॉम्पिटेंसेस को डेवलप कर सके। कल्चरल स्पेसिफिक कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट ओवर लाइफ स्पैन, ठीक है। इसमें जो बात की गई है वो ये है कि जो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम बच्चों को जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एडल्टहुड में चले जाते हैं विदाउट द ट्रांजिशन सच एज डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एडोलसेंस। इन कल्चर्स में चिल्ड्रंस को कॉन्टीन्यूसली प्रिपेयर किया जाता है कि वो एडल्ट के रोल्स प्ले करें, इंक्लूडिंग हैविंग चिल्ड्रंस ऑफ देयर ओन एज सून एज देयर फिजिकल मैच्योरेशन अलाउज, ठीक है। तो इसमें हम इसी की बात करेंगे कि अप्रोच टू सर्च फॉर कल्चर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। फर्दर मोर जो डेवलपमेंटल टास्क हैं जो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से रिलेट करते हैं, ऑब्वियसली डिफर अमंग कल्चर्स, हर कल्चर में वो डिफर होते हैं। ये कुल कल्चर्स में उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती, मगर कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी पड़ती हैं। पोस्ट मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर्स में ये भी कहा जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड और सेल्फ डिटर्मिन्ड जो चीज़ें हैं वो जल्दी से एक्वायर कर लें। एडोलसेंस को करेक्टराइज किया जाता है बाय अ मोर और लेस प्रोलॉन्ग्ड मैराटोरियम, जो एडोलसेंस को अलाउ करता है कि वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी लेकर आए ताकि वो फुलफिल कर सके एडल्ट रोल बाद में। कुछ स्टडीज़ इस व्यू को सपोर्ट करती हैं। दिस पीरियड इज करेक्टराइज्ड एज storm and stress and emotionally insecurity, contradicting other studies which did not find empirical support for the notion। उनके अंदर अथॉरिटी, विस्डम जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। नेचुरल, लेजिटिमेट, अथॉरिटी, विस्डम हु आर टेकन केयर बाय द फैमिली। इन कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न अर्बनाइज सोसाइटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली होती है, इंडिपेंडेंस होती है, हाईली वैल्यूड। तो ओल्ड पीपल जो हैं वो रादर प्रेफर टू बी इंडिपेंडेंट, रिलाइंग ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। मगर कुछ कल्चर्स में वो अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं और फैमिली ही उनका ख्याल रखती है। Development in culture, a lifespan and interpersonal relations approach। में हम role of culture for both the child and the caretaker, including goals, practices as parts of his development। developmental outcome तब आएगी, हम developmental outcome पर focus करेंगे, ठीक है। We will refer to the relation between caretaker and the child, including the socio-emotional basis of transmission of values, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, एक ऐसी सेंसिटिविटी उनके अंदर, एक इमोशनल बॉन्ड अगर उनके साथ किया जाए तो वो सिक्योर फील करते हैं और वो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल भी कर सकते हैं। उनके नेगेटिव इमोशंस अपने नेगेटिव इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाते हैं अगर उनके केयर टेकर और उनके अंदर एक इतना अच्छा इमोशनल बॉन्ड हो। क्रॉस कल्चर रिसर्च ये बताती है कि जो सेम पेरेंटल गोल्स होते हैं और जो सेम चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस, इंडिपेंडेंस एज अ डेवलपमेंटल गोल, उसका मीनिंग चाइल्ड के लिए कैन टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, ठीक है। और ड्यूटीज़, कुछ कहीं पर वो इंडिपेंडेंस होगा कि अपना डिसीजन लेना खुद, तो कहीं पर वो इंडिपेंडेंस होगा कि फैमिली को संभालना। वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटरजनरेशनल रिलेशंस। अगर हम इन सब चीज़ों को समराइज़ करें, जितने भी हमने रिसर्चेस की हैं, तो केयर टेकर एथनो थ्योरीज, डेवलपमेंटल गोल्स और प्रैक्टिसेस हमें परमिट करती हैं कि अंडरस्टैंड करें किस तरह कल्चर वैल्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं और चाइल्ड की डेवलपमेंट पर अफेक्ट करती हैं। एक अंडरलाइनिंग आइडिया है वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन एंड इंटेग्रल रिलेशंस, जो कि बताती है स्टेप फर्दर सिंस इट स्टडीज रिलेशंस बिटवीन कल्चर
द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस स्टडी वाज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ चिल्ड्रंस होती हैं, ऑल्सो बिटवीन जनरेशन, जैसे कि मदर्स और ग्रैंड मदर्स में। तो इसमें काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं और उनसे पता चला लो इंट्रिंसिक साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है नेसेसरली उनकी, जिनकी सोशल वैल्यू जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब रिलीजियस बिलीव्स और कल्चरल ट्रेडिशंस एंसेस्टर्स के वर्शिप कैन बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। जेंडर प्रेफरेंस किया जाता है, रादर प्रेफर अ डॉटर, दे एक्सेप्ट देयर डॉटर टू बी इमोशनली क्लोज कंपेनियन फॉर देयर ओल्ड एज। कुछ रिसर्च पेरेंटल एथनो थ्योरीज जो है वो एक्सप्लिसिटली स्टडी रिलेशन टू द चाइल्ड रेयरिंग, जो कि लेस द केस इन द ओरिजिनल रिसर्च। सिंपली हम कंक्लूजन पर आते हैं, तो इसमें इसने यही कहा है कि सिर्फ सिंपल हमने डिफ़िकल्टीज एडवांटेजेस पढ़े हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल कल्चरल साइकोलॉजी के, इस मेथड्स पढ़े हैं ऑफ कंपेयरिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो कि टेस्ट करते हैं यूनिवर्सैलिटी को, अपॉर्चुनिटी किस उन एथनोसेंट्रिक बाइस जो होती हैं, जो जेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, इनको ओवरकम करना, ऑफर्ड अलॉन्ग विद द चांस ऑफ अदरवाइज कंफाउंड वेरिएबल्स। रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर और डेवलपमेंट को कहा गया है, सोशो कल्चर कंडीशंस चेंजेस अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट अफेक्ट करती है सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट को, कंट्रीब्यूट करती है कल्चरल स्टेबिलिटी और चेंज पे। बोथ साइड्स को देखा है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर लाइफ स्पैन टेकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीब्यूट टू अ बेटर